India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट करेगा राजस्थान सरकार की पीएम केयर्स फंड मसले पर दायर याचिका पर सुनवाई। सवाल यह है कि जब पीएम केयर्स फंड को सीएसआर लाभ दिया जाता है तो क्या सीएम रिलीफ फंड को सीएसआर लाभ नहीं मिलना चाहिए? कथित अडानी कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सीनियर खुफिया अधिकारी बनाम संजय अग्रवाल मामले के साथ होगी सुनवाई। कोयले के आयात मूल्य को बढ़ा चढ़ाकर बताने का है आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता की मांग वाली पीआईएल की रद्द। वादी ने कहा था, इस्लामिक न्याय शास्त्र के अनुसार ये एक उचित मस्जिद नहीं है। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा कि जब पीएम केयर्स फंड को सीएसआर लाभ दिया जाता है तो क्या सीएम रिलीफ फंड को बाहर रखा जा सकता है? क्या सीएम रिलीफ फंड को सीएसआर लाभ नहीं मिलना चाहिए? केस के मसले तय किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 31 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स भारत सरकार का फंड नहीं है और इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं मान सकते। पीएमओ के अवर सचिव की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है और यह भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य विधानमंडल के कानून के तहत नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान द्वारा अनुच्छेद 131 के तहत दायर मूल मुकदमे में विचार के लिए मुद्दों पर प्रकाश डाला। केस में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि या पीएम केयर्स फंड में राहत में कोविड-19 के लिए सीएम रिलीफ फंड के उपचार में भेदभाव का आरोप लगाया गया है। राज्य ने कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची 7 के तहत सीएसआर गतिविधि के रूप में सीएम केयर फंड को बाहर करने पर चिंता जताई है, जबकि पीएम केयर फंड को ऐसी मान्यता प्राप्त है। गौरतलब है कि 16 जून 2020 को सीजेआई एएस बोबडे की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया था। न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए। 1. मुकदमे की सुनवाई योग्यता। क्या मुकदमा कायम रखने योग्य है? मनमाना और भेदभावपूर्ण बहिष्करण। क्या वादी साबित करता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 से कोविड-19 के लिए सीएम केयर फंड का बहिष्कार इस आधार पर मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जो कि अनुसूची 7 पीएम केयर फंड को सीएसआर के रूप में अनुमति देती है। 3. क्या वादी साबित करता है कि 23 मार्च 2020 के सर्कुलर के प्रभाव के कारण सीएम केयर फंड भी पीएम केयर फंड के साथ सीएसआर का लाभ मिलता है आदि। न्यायालय ने आदेश दिया, दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति की रिकॉर्डिंग के लिए मुकदमा रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर फाइल दस्तावेजों पर भरोसा किया गया। रजिस्ट्रार को सूची नवंबर 2023 के अंत तक प्रक्रिया पूरी करनी है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सीएसआर गतिविधि से सीएम राहत कोष को बाहर करने को चुनौती देने वाले भारत संघ के खिलाफ संविधान की धारा 131 के तहत राजस्थान राज्य द्वारा दायर मूल मुकदमे पर सुनवाई कर रही थी।
वर्तमान मामला तब का है जब कोविड-19 ने भारत में फैलना शुरू किया था। 23 मार्च 2020 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में कहा गया कि CSR फंड का खर्च CSR गतिविधियों के लिए पात्र है। 29 मार्च 2020 को वादी राजस्थान CM रिलीफ कोविड-19 शमन निधि CMRF की स्थापना की, जो मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत समर्पित अकाउंट के रूप में संचालित होता था। वादी ने ये निर्देश देने की मांग की कि CMRF में किए गए योगदान को कंपनी अधिनियम के अनुसूचित 8 के तहत सूचीबद्ध योग्य गतिविधियों के रूप में शामिल किया जाए, जो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में योग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राजस्व खुफिया निदेशालय या DRI बनाम अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मामले की सुनवाई सीनियर खुफिया अधिकारी बनाम संजय अग्रवाल के मामले के साथ की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले तय किए गए 2 प्रश्न थे जो वर्तमान मामले में प्रासंगिक हैं। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ अक्टूबर 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ DRI द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने प्रतिवादी द्वारा इंडोनेशिया मूल के कोयले के आयात के संबंध में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुंबई द्वारा जारी रोगेटरी पत्र से संबंधित की गई कार्रवाई रद्द कर दी थी। वर्तमान मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय ने अडानी एंटरप्राइजेस की जांच शुरू की थी, जिसमें कंपनी पर वास्तविक निर्यात मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों की तुलना में इंडोनेशियाई कोयले के आयात मूल्य को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताने का आरोप लगाया गया। यह आरोप लगाया गया कि ये भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिजली बेचने के लिए उच्च बिजली टैरिफ मुआवजे की मांग करते हुए विदेशों में पैसा निकालने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों के साथ मिलकर किया गया था। DRI के आरोपों में कस्टम एक्ट 1962 की धारा 132 और धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध शामिल है, जो क्रमशः माल के मूल्य को जानबूझकर गलत घोषित करने और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित है। सिंगापुर और दुबई में अडानी की सहायक कंपनियों द्वारा इंडोनेशियाई कोयले की खरीद और बिक्री के संबंध में दस्तावेज और जानकारी प्राप्त करने के लिए कस्टम एक्ट की धारा 108 के तहत मांग पत्र जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग या CAQM को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करने का आदेश दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने MC मेहता बनाम भारत संघ और अन्य में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। एमिकस ने सर्दियां आने के साथ वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को उजागर किया। फसल जलाने से ये और बढ़ जाती है। उनका कहना है कि ये सभी मुद्दे CAQM के समक्ष हैं। हम CAQM से राजधानी और उसके आसपास वायु प्रदूषण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में तत्काल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान करते हैं। मामला अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है। न्यायालय के समक्ष रखा गया मामला RPC की मात्रा के आवंटन से संबंधित था, जो रॉ पेट्रोलियम, कोक पेट्रोलियम प्रोडक्ट और रेत कच्चे तेल के साथ साथ अन्य के शोधन से बचा हुआ अवशेष है। भारी तेल पेट कोक सस्ता है और कोयले की तुलना में अधिक गर्म होता है, इसलिए कई औद्योगिक उपयोगों के लिए ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आयातित पेटकोक और क्रूड कोक पर किए गए परीक्षणों से पता चला है कि उनके अत्यधिक हानिकारक प्रभाव होते हैं, क्योंकि वायुमंडल में फेंके गए उनके अवशेषों में सल्फर के साथ साथ हानिकारक कण भी होते हैं। खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय के लिए विभिन्न उद्योगों के लिए कोटा की निगरानी करना और देखना व्यावहारिक रूप से बहुत कठिन है। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के सुझाव को अपने रिकॉर्ड में लिया कि CAQM को देश में पेटकोक की उपलब्धता और उसके बाद पेटकोक के आयात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मामले को नए सिरे से देखना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि देश में उपलब्ध पेटकोक और आयातित होने वाले पेटकोक के वितरण और इन दोनों को संबंधित उद्योगों में कैसे वितरित किया जाना चाहिए, इस पर समग्र दृष्टिकोण रखना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता के खिलाफ 2014 की फिल्म कोचादाइया के प्रचार कार्यों के लिए बकाया भुगतान न करने के संबंध में चेन्नई स्थित एक विज्ञापन कंपनी द्वारा दायर शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला बहाल कर दिया। हालांकि न्यायालय ने लता रजनीकांत को मामले से मुक्ति के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करने की अनुमति दी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ अगस्त 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर 2 विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लता रजनीकांत को उनके खिलाफ धोखाधड़ी और झूठे सबूत देने के आरोपों को रद्द करके आंशिक राहत दी गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ जालसाजी के आरोपों को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए विज्ञापन कंपनी और लता ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की, जिसमें पहले में धोखाधड़ी के आरोप को रद्द करने को चुनौती दी गई और बाद में अन्य आरोपों को रद्द करने से उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मूल आरोप पत्र को बहाल कर दोनों याचिकाओं का निपटारा कर दिया। ऐसा करते समय न्यायालय ने शिकायत के संबंध में 2018 में पारित एक पहले के आदेश का हवाला दिया, जहां यह देखा गया कि शिकायतकर्ता के पास एक विचारणीय मामला था। पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया। इसने मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए पार्टियों के लिए भी खुला छोड़ दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित हुए बिना अपनी योग्यता के आधार पर आरोप मुक्त करने के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने लता रजनीकांत की भौतिक उपस्थिति को भी जब तक के लिए खारिज कर दिया जब तक कि ट्रायल कोर्ट को इसकी आवश्यकता न हो। सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ सजा का आदेश पारित करने से ट्रायल कोर्ट को रोकने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ खान की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के अप्रैल 2023 के आदेश को चुनौती दी गई। इसमें 15 साल पुराने मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। खान को 2008 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के छजलेट इलाके में एक राज्य राजमार्ग पर धरना देने और यातायात अवरुद्ध करने के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्होंने इस मामले में किशोर होने की दलील देते हुए कहा था कि वो केवल अपने पिता के साथ थे। इसके समर्थन में उन्होंने अन्य बातों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें चुनाव के समय न्यूनतम योग्यता आयु प्राप्त नहीं करने के कारण 17वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक की अयोग्यता को बरकरार रखा गया था। इस फैसले के मुताबिक जिस अपराध के लिए उसे हाल ही में दोषी ठहराया गया था, उस समय खान की उम्र 15 वर्ष थी। पिछले मौके पर खान की उम्र से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए अदालत ने रामपुर जिला न्यायाधीश को सही जन्म तिथि रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अदालत ने आगे आदेश दिया कि इस पहलू को अदालत की आवश्यक कृपा पाने के लिए कथित तौर पर उम्र पूर्व दस्तावेजों में जालसाजी करने के लिए अन्य आपराधिक मामले में खान की सुनवाई करने वाली स्थानीय अदालत के ध्यान में लाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि उसके आदेश के बावजूद स्थानीय अदालत खान का मुकदमा चलाना जारी रख रही है और खान की जन्मतिथि पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक उसे दोषी ठहराने से रोकने के लिए दबाव डाला गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने आपत्ति जताते हुए कहा, जालसाजी के आरोपों से संबंधित ये पूरी तरह से अलग कार्रवाई है। जस्टिस सुंदरेश ने कहा, हम ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह आश्वासन देने से पहले कि जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद खान की उम्र से संबंधित विवाद को तुरंत हल किया जाएगा। आखिरकार जज ने कहा, हमें इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने का कोई कारण नहीं मिलता। पहले के आदेश के मुताबिक किशोर वय पर रिपोर्ट दायर होने के बाद मुख्य मामला पोस्ट करें। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि एक मुस्लिम महिला जिसने खुला के माध्यम से तलाक ले लिया है, वो खुला लागू होने की तारीख के बाद अपने पति से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती।
मुल्ला के महो मैदान कानून के सिद्धांतों के मुताबिक खुला तलाक सहमति से और पत्नी के कहने पर होता है, जिसमें वो पति को विवाह बंधन से मुक्त होने के लिए विचार देती है या देने के लिए सहमत होती है। न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने कहा कि एक मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पुनर्विवाह होने तक भरण पोषण का दावा कर सकती है, लेकिन इस प्रावधान के खंड 4 में कहा गया है कि यदि वो अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो वो भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। ये देखते हुए कि खुला पति के साथ रहने से इनकार करने के समान है, अदालत ने तर्क दिया कि खुला कहने के बाद पत्नी भरण पोषण का दावा करने की हकदार नहीं होगी। ये फैसला एक व्यक्ति द्वारा पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया गया, जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी और बेटे को प्रत्येक को 10,000 रुपए का भत्ता देने का निर्देश दिया गया। पति ने दलील दी कि पत्नी की ओर से व्यभिचार के कारण शादी विफल हो गई। इसके अलावा ये तर्क दिया गया कि उन्हें 27 मई 2021 से भरण पोषण का भुगतान नहीं करना चाहिए, कम से कम क्योंकि उस तारीख को खुला की घोषणा से विवाह भंग हो गया था। न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि पत्नी के पास अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण करने के लिए कोई स्थायी आय या रोजगार नहीं था, इसलिए इसने भरण पोषण के भुगतान की पुष्टि की, लेकिन 27 मई 2021 तक की अवधि के लिए पत्नी के लिए 7,000 रुपए और बेटे के लिए 10,000 रुपए की मात्रा और अवधि को बदल दिया, जिसके लिए भरण पोषण का भुगतान किया जाना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी माई की पीठ ने हरियाणवी गाने कोर्ट में गोली को भारतीय न्यायपालिका की अखंडता के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो मामले में आगे की कार्रवाई तय करने के लिए गाने का वीडियो देखेगी। पीठ ने उमाकांत राजाराम चौहान द्वारा एडवोकेट कुलदीप पी सोलंकी के माध्यम से गाने के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर यह टिप्पणी की। YouTube पर उपलब्ध यह गाना पिछले साल दिसंबर में वत्स रिकॉर्ड्स के लेबल के तहत जारी किया गया था। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वीडियो में एक अपराधी को ये कहते हुए दिखाया गया है कि वो न्यायाधीश की मौजूदगी में भरी अदालत में लोगों को गोली मार देगा, जिससे उसके पसीने छूट जाएंगे। आगे कहा गया कि ऐसी घटनाएं यानी कि कोर्ट रूम में गोलीबारी देश के विभिन्न हिस्सों में हुई है। याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद अदालत ने वीडियो सॉन्ग का अनुवाद और ट्रांसक्रिप्ट मांगा और उससे कहा कि वो इसे देखेगी और फिर मामले पर फैसला करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय कर दी। राहुल पुथी और आशु ट्विंकल द्वारा गाए गए इस गाने में अंकित बलियान और फिजा चौधरी ने अभिनय किया है। गाने के बोल राहुल पुथी ने लिखे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पिछले महीने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद ये आदेश पारित किया। वकील महक माहेश्वरी द्वारा 2020 में दायर की गई इस जनहित याचिका में मुख्य रूप से दलील दी गई कि विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों में दर्ज किया गया कि विचाराधीन स्थल वास्तव में कृष्ण जन्मभूमि है और यहां तक कि मथुरा का इतिहास रामायण काल से भी पहले का है और इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले आया। याचिका में यह भी दलील दी गई कि इस्लामिक न्यायशास्त्र के मुताबिक ये एक उचित मस्जिद नहीं है, क्योंकि जबरन अधिग्रहित भूमि पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती और हिंदू न्यायशास्त्र के मुताबिक एक मंदिर है, भले ही वो खंडहर हो। इसलिए जनहित याचिका में प्रार्थना की गई कि मंदिर की जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए और उक्त भूमि पर मंदिर बनाने के लिए कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान के लिए एक उचित ट्रस्ट बनाया जाए। कथित तौर पर कृष्ण जन्म स्थान पर बनी विवादित संरचना की एएसआई द्वारा अदालत की निगरानी में जीपीआरएस आधारित खुदाई के लिए एक अतिरिक्त प्रार्थना की गई। जनहित याचिका में कहा गया कि भगवान कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था और उनका जन्म स्थान शाही ईदगाह ट्रस्ट द्वारा निर्मित वर्तमान संरचना के नीचे है।
याचिका में अदालत से पूजा स्थल अधिनियम 1991 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का भी आग्रह किया गया। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करने वाली श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिससे चल रहे भूमि विवाद से संबंधित सभी प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट पर निर्णय लेने के लिए खुले रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सामान्य इरादे और सामान्य वस्तु के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पर फिर से विचार किया, जिसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 में किया गया है। आइए समझते हैं कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इस अंतर को समझाएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच के फर्क को एक्सप्लेन करते हुए ऑब्जर्व किया कि एक क्लियर डिस्टिंक्शन है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में, जहां पर कॉमन इंटेंशन में एक प्री अरेंज्ड प्लान होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, इम्प्लाइंग प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। हालांकि कॉमन ऑब्जेक्ट में प्रूफ नहीं चाहिए होता फॉर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स और प्री कंसर्ट। कॉमन इंटेंशन, जो कि सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी में मेंशन्ड है, वो एक प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट की बात करता है दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में एक क्रिमिनल एक्ट करने के लिए। कॉमन ऑब्जेक्ट, जो कि सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी में मेंशन्ड है, वो ऑब्जेक्ट की बात करता है जहां गोल ऑफ क्राइम इंडिविजुअल के बीच में एग्रीड होता है। यहाँ पर हम एंड रिजल्ट की बात करते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि सेक्शन 141 और 149 में अनलॉफुल असेंबली की बात की गई है, जो कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों के बीच में बनेगी। कॉमन इंटेंशन में ग्रुप के सारे मेंबर्स लायबल होंगे, पर कॉमन ऑब्जेक्टिव में ग्रुप के सिर्फ वही मेंबर जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रूफ किया जा सके वही लायबल होंगे। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.